Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is why you must invest in startup. क्या मतलब हुआ? आप बिजनेस ओनर हैं और आप ना केवल अपने खुद का बिजनेस रन करते हैं बल्कि अब समय आ गया है कि इंडिया के अंदर ना बहुत से स्टार्टअप्स हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत अमेजिंग नेक्स्ट लेवल पे जाने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो जज्बा इस समय निकल कर आया हुआ है ना, और टेक्नोलॉजी की वजह से, इनोवेशन की वजह से why why you must invest in startups, इसके बारे में आज पूरी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और जो लाइव हैं उनका पूरी तरह से स्वागत है, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं आज के इस स्पेशल सेशन को। नाउ लेट अस डू इट। जब आप कह रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करता हूं ना किसी स्टार्टअप बिजनेस के अंदर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके माइंड के अंदर। द बिग क्वेश्चन इज, कैन आई ट्रस्ट फाउंडर ऑफ स्टार्टअप? अब उसने बिजनेस तो शुरू कर दिया, अब हो सकता है कि वो बिजनेस कंसेप्ट लेवल के ऊपर हो, तो कंसेप्ट तो मार्केट के अंदर अभी टेस्ट ही नहीं हुआ। चलो, कंसेप्ट जो है वो मार्केट में टेस्ट हो गया, वो प्री सेल से थोड़ी सेल की पोजीशन के अंदर आ गया, उसने मार्केट से पिकअप करना शुरू किया, टर्नओवर जिसे बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोजेक्ट, वो स्टेज क्रॉस कर चुका है। अब आगे चलेगा नहीं चलेगा, आइडिया में तो बहुत दम लगता है। फाउंडर से बात करते हैं, वो पूरी तरह से पैशनेट भी है, अटैच्ड भी है अपने आइडिया के साथ के अंदर, लेकिन मैं ट्रस्ट कैसे करूं? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको रोक रहा है स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। जनरली हम इन्वेस्ट करते हैं वेन ओवर एल्डर्स और ट्रस्टेड सोर्सेस से कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो। खास तौर पे देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट का तो ट्रेंड ही इस तरीके से है। इवन शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है कि बताओ भाई, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी कहां पर आगे जाने वाली है, इतने हजारों लाखों करोड़ों तक के एनालिसिस आ रहे हैं लिस्टेड कंपनीज के केसेस के अंदर, और वहां पर टिप के बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल फाउंडेशन के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर भी नहीं हो रही। तभी इतनी वाइड फ्लक्चुएशन देखी जाती है, वहां पे बहुत वाइड फ्लक्चुएशन देखी जाती है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पर है कि जब इन्वेस्ट ही हम कर रहे हैं, किसी बड़े ने कह दिया या किसी ट्रस्टेड सोर्सेस ने कह दिया, तो वहां से हमारा ट्रस्ट बनता है। मैं ना आपको एक नई रियलिटी से अवगत करवाना चाह रहा हूँ, एक नया पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूँ, किस तरह से आप ट्रस्ट करने वाले हैं स्टार्टअप्स के ऊपर और कहां पर और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल ना एबंडेंस है हमारी कंट्री के अंदर, एबंडेंस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल है, बहुत 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 जबरदस्त है। बस उनको क्या चाहिए? मेंटरशिप चाहिए। मेंटरशिप चाहिए किसकी? यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। कर रहे हो ना आप अपना बिजनेस, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस ओनर हो, और इट्स द टाइम टू इन्वेस्ट इन अदर्स एंड प्रोवाइड मेंटरशिप। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी। आप तो कह रहे हो कि जीवन मेरा अपना खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई करता है, तो मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने बिजनेस पे फंडिंग लूं कि ना लूं, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि मैं अपना बिजनेस तो करता चला जाऊं, साथ में दूसरों के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करूं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, आप एक जन्म में एक बिजनेस कर रहे हो और वही करना चाहिए, पूरे फोकस और निश मार्केट के अंदर करना चाहिए। कई बार हम डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, कि भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, इधर भी कर लो, लेफ्ट भी कर लो, राइट भी कर लो। मैं कहता हूं वो करने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस कोर बिजनेस के अंदर है वहां पर जाएं, और जो अदर एरिया जहां पर अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी अगर किसी ने वहां पर स्टार्टअप शुरू किया है, तो आप उसके इन्वेस्टर बनो। जब आप उसके इन्वेस्टर बनोगे तो क्या होगा? आप उसको मेंटरशिप भी दे सकते हो। अब आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, दुनिया आपने ज्यादा देखी है, बहुत सारे आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं। एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि क्या करके किस तरह से हुआ, और आगे जब किसी को कोई मेंटर मिल जाता है ना, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उस बिजनेस ओनर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है।
खुद के प्रति ना बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन जब वो स्ट्रक्चर में चला जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और एक डायरेक्शन मिल जाती है। कोच यानी कि मेंटरशिप का एक प्रोग्राम ऐसा तैयार हो जाता है जहां पर ना वीकली और मंथली फाइनेंस रिव्यू हो रहे हैं, प्रोग्रेस वर्किंग हो रही है और एक ऐसा अमेजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स, लिंक, नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई वहां से होनी शुरू हो जाती है। यानी कि आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, अपने कोर एरिया पे फोकस करो, दूसरे एरिया के ऊपर खुद लगने की जरूरत नहीं है। किसी ने स्टार्टअप किया है उसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो मेंटरशिप के द्वारा, क्योंकि मेंटरशिप तो आपको भी चाहिए, मेंटरशिप आपने आगे देनी भी है। और जब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो जो एंजल इन्वेस्टर हैं, जो ग्रुप है, वो उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहा है। देखो आज की अगर हम बात करें ना, तो एंजल इन्वेस्टर, बहुत ज्यादा एंजल इन्वेस्टर तो इंडिया के अंदर मुंबई और दिल्ली के अंदर ही पाए जाते हैं और वो ना 2% मार्केट की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक लिस्ट मैंने आइडेंटिफाई की थी सर्च करके, ये देखो मुंबई के कुछ इन्वेस्टर दिखाता हूँ और दिल्ली के एंजल इन्वेस्टर दिखाता हूँ। कौन होता है एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर वो होता है जिसके पंख लगे होते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, नहीं नहीं नहीं, एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो कि एंजल की तरह आता है आपकी बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर, और 100% रिस्क लेते हुए आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, आपके बिजनेस आइडिया के ऊपर वो ट्रस्ट करता है और पैसे इन्वेस्ट करता है for no reason of the trust but the reason of the commitment in your passion and the technology and the skill। तो मैं आपको ना एक बार आपको ये लिस्ट ओपन करके दिखाता हूँ, आपको कुछ तो जाने पहचाने चेहरे नजर आएंगे। लिस्ट ऑफ एंजल इन्वेस्टर कौन है मुंबई के अंदर? आ जाओ देखते हैं। एक लिस्ट बनी थी, आप रिकॉग्नाइज करना शुरू करो, क्या आप इनको जानते हो क्या? ये देखो यहाँ पर एक ये लिस्ट जो जनरली इन्वेस्ट करते रहते हैं, अरिहंत पटनी जो कि पटनी फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये तो आजकल शार्क टैंक में भी आप इनको देख रहे हो, अनुपम मित्तल फाउंडर एंड सीईओ पीपल ग्रुप है, अब रतन टाटा जी तो एंजल इन्वेस्टर है ही है। ये सभी लोग कौन है? ये अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, आगे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अनिरुद्ध दमानी, हाँ, अर्थ इंडिया वेंचर वाला, ये लो, जिशान हयात, ऐसे करते लिस्ट है पूरी लंबी की लंबी लिस्ट। आनंद महिंद्रा जी भी कर रहे हैं इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर नहीं ये। कुणाल शाह, फ्री चार्ज वाले को फाउंडर, ओके, ये सब अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और आगे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो कहीं यही रीजन तो नहीं कि जो जितने कामयाब बिजनेस ओनर हैं वो ना केवल अपने बिजनेस को कर रहे हैं बल्कि स्टार्टअप के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों के बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, लंबी लिस्ट है, कुछ को तो आप पहचान भी रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ मैं जानता हूँ, ये आइडेंटिफाई किया, अजीत खुराना, जब्बे वाले, आ जाओ देखो, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसे करके लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। आप देख रहे हैं, लिंक मैं आपको दे देता हूँ। लिंक लेके करना भी क्या है, चलो ले लो आप, लेकिन आइडेंटिफाई तो कर रहे हो ना आप। यानी कि ये एंजल इन्वेस्टर दिल्ली मुंबई वाले, चलो अब दिल्ली वालों को देखते हैं, दिल्ली वालों को देखते हैं, कहाँ बैठे हैं दिल्ली वाले? ये लो, दिल्ली वालों को देख लो जो कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने आगे बढ़ के राजनंदन से लेके आगे बढ़ के इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। राजनंदन है आपका, विजय शेखर है, हाँ, सुनील कालरा, देखते जाओ। चलो अब बहुत हो गया। ये जस्ट आपका माइंड ओपन करने के लिए, एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए, बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देने के लिए आपके लिए मैंने ना ये वाली ओपन की। तो ये लिस्ट ओपन की, ये लोग कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको मिल जाएंगे यहाँ वहां किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो पर्पस यहाँ पर ये बताने का है सिर्फ आपको कि ये ना 2% या उससे भी कम मार्केट को कैटर कर रहे हैं एंजल इन्वेस्टर, जो कि आइडेंटिफाइड है, जिनको आप ढूंढ लेते हो कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। मैं कहता हूं बाकी बैलेंस 98% जो इंडिया की डिमांड है उसको कौन पूरा करेगा? उसको कौन कौन पूरा करेगा? मैंने क्या बोला कि इंडिया में टैलेंट की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप
किसी भी गांव में, किसी भी सिटी में, किसी भी छोटे बड़े शहर में चले जाओ, अलग अलग तरीके से शार्क टैंक इंडिया ने तो दिखाई दिया था किस तरह से कहां कहां से टैलेंट निकल कर आ रहा है। 16 साल से लेके 18 साल से 20 साल से 21 साल से लेके 25 से लेके गर्ल्स क्या, हाउस वाइफ क्या, जिन्होंने आगे बिजनेस के अंदर कदम रखा। और इस तरह के ब्रिलियंट आइडियाज हैं उनके पास कि मैं बता नहीं सकता आपको। और वो इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कि अभी अभी 22-23 साल की एज होगी नहीं कि 8-10 करोड़ रुपए उन्होंने मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल भी कर दिए, चाहे ऑनलाइन में कर दिए। तो हैरानी वाली बात है, कमाल वाली बात है कि मतलब ये क्या करते हैं, क्या आइडिया है, क्या टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए रियल मार्केट पे पहुंच गए। कमी किस चीज की है? सीड कैपिटल की कमी है। कमी किस चीज की है? मेंटरशिप की कमी है वहां पर। तो यहाँ ना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो 98% अभी रिक्वायरमेंट है जिनको कोई फंडिंग नहीं मिल रही। आप देखो, अगर आज को आपके बिजनेस को भी लेनी हो फंडिंग तो क्या करोगे? कितने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यानी कि ये बहुत बड़ी एक इमर्जिंग मार्केट है, बहुत बड़ी इमर्जिंग मार्केट है। रियल इंडिया जो है ना, मेरी बात समझ लो, उनको इन्वेस्टर चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ना अब इंडिया पीछे है नहीं। पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जो ग्लोब में होता है ना, वो पहले इंडिया में आ जाता है। बात करते हो बेंगलोर की, पॉपुलेशन कम है क्या इंडिया की? ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, बाहर किसी छोटी छोटी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पॉपुलेशन को तो हम सर्व कर ले, करवा ले, क्योंकि कंजम्पशन है ना, इंडियन की जो हैबिट है वो कंजम्पशन की हैबिट है। कंजम्पशन करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की तो कमी है नहीं यहाँ पर। तो इतने सारे आइडियाज आपके पास हो सकते हैं, या आप देखते हो जो कि टाइम सेव कर रहे हैं, वो एक स्टार्टअप बिजनेस बन रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना। एफर्ट को रिड्यूस करना, अब घर बैठे खाने पीने का और एनीथिंग एंड एवरीथिंग आपके घर पे डिलीवर हो रहा है ना। स्विगी जोमेटो ने क्या किया था, एफर्ट भी रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट में सेविंग हो रही है। आपने देखा होगा इस तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि आपको स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अलग से कोई गोडाउन रेंट पे लेना ही नहीं है। थोड़ा सामान स्टोर करना है तो थोड़े सामान के हिसाब से स्टोर कर दो, बहुत ज्यादा करना है बहुत ज्यादा सामान स्टोर कर दो उनके पास में। इतनी सब्सटेंशियल कॉस्ट आपके पास सेव हो रही है। और इतनी बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। जब टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन है, कंजम्पशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो क्यों नहीं चलेगा बिजनेस? क्यों नहीं चलेगा? क्यों? इसलिए आइडिया रुक रहा है, क्योंकि आइडिया को ना हैंड होल्डिंग की सपोर्ट चाहिए होती है। वो आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलने वाली है, आपकी मनी उनको मिलने वाली है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से आप चीजों को देख रहे हो। आप कह रहे हो फिर फेल क्यों होते हैं? फेल क्यों होते हैं स्टार्टअप? 10 में से 8 स्टार्टअप क्यों फेल हो जाते हैं? तो ये ना कुछ परसेंटेज के रीजन आइडेंटिफाई किए गए हैं। आप जरा देखो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं, तो उससे ना एक बहुत नया आपको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या मिलने वाला है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड रीजन फॉर स्टार्टअप फेलियर, पहला आप समझ लो, नो मार्केट नीड। अपने मन को अच्छा लगा और लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मेरे पैशन से जुड़ा हुआ है, तो उसको उठा के मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। नहीं, मार्केट की नीड चलेगी, सामने की प्रॉब्लम सोल्व होगी, अपनी प्रॉब्लम अपनी इच्छाओं को लोगों पे थोप सकते नहीं। ये सबसे बड़ा कारण है। 42%, जैसे वो शार्क टैंक इंडिया में आया था ना, गोल गहरी नाभि, वो उसको अच्छा लगता था कि यार ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो चलेगा थोड़ी। अब भगवान जाने चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया उसको इन्वेस्टर ने भी। मार्केट नीड नहीं है, रैन आउट ऑफ कैश। यस, कैश फ्लो, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट। कैश फ्लो कोच आपको ये बता रहा है कि 29% वेटेज है रैन आउट ऑफ कैश। हुआ क्या? बिजनेस शुरू कर दिया। ये तो मैंने बहुत से लोगों के साथ में देखा है। जब केस स्टडी तो इतनी है, इतनी शानदार वेबसाइट बनाई उस बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने, यूरोप के अंदर लॉन्च कर दी कस्टमाइज तरीके से। आप क्या कर सकते हो, कोई भी कस्टमर वेबसाइट पे जाएगा, कस्टमाइज तरीके से अपने अपने कॉस्ट्यूम को ऑर्डर कर सकता है, शर्ट पैंट ट्राउजर कोट पैंट। बहुत शानदार साइट थी, तो लोगों को पसंद भी आनी शुरू हो गई। बिग साइज, स्मॉल साइज, ओड साइज, वो कुछ भी कस्टमाइज करके वहां पे कर सकते थे। तो जब तक उसके चलने का और ऑर्डर आने का समय आया, पैसे ही खत्म हो गए।
अब जब तक वो डिजिटल मार्केटिंग करेगा नहीं, इन्वेस्ट करेगा नहीं, तब तक कस्टमर तक पहुंच नहीं पाएगा। कस्टमर जब पहुंचेगा नहीं तो ऑर्डर आएंगे नहीं, तो ऑर्डर आएंगे नहीं तो पैसा आएगा नहीं, पैसा है नहीं तो आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसा जबरदस्त खतरनाक लूप तैयार हो जाता है। तो दैट इज द सेकंड मेजर रीजन कि स्टार्टअप फेल होता है, रन आउट ऑफ कैश। तीसरा क्या है? नॉट द राइट टीम। टेक्नोलॉजी वाला पार्टनर साथ में है नहीं, सीईओ संभालने वाला है नहीं, ऑपरेशन कोई संभाल नहीं रहा, सेल के ऊपर कोई अलग से ध्यान नहीं दे रहा, राइट तरीके की टीम अपॉइंट नहीं की। चार एरिया ही तो होते हैं बिजनेस के अंदर। चार एरिया कौन कौन से? सबसे पहला सेल्स एंड मार्केटिंग, एकदम फोकस्ड एरिया। दूसरा ऑपरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग कर दी, पीछे से ऑपरेशन वंडरफुल होना चाहिए। एचआर एंड एडमिन, एचआर एडमिन कि पूरा का पूरा सेटअप को मैनेज और मेंटेन करने के लिए एचआर चाहिए, एडमिन चाहिए। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फाइनेंस इज अ सर्विस फंक्शन। इन चारों को मिलाकर क्या क्या बोला मैंने? सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशन, एचआर एडमिन और फाइनेंस। ये चार एरिया हैं जिसके लिए प्रॉपर टीम का गठन होता ही नहीं है, राइट टीम ही नहीं है। और गेट आउट कंपीटेड, निकल गई। कम्पीट नहीं कर पाए, मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाए। जैसे थोड़ा सा चला, दूसरा बंदा आया, उसको उड़ा कर ले गया। प्राइस के इशू आ रहे हैं, कॉस्ट के इशू आ रहे हैं, पुअर प्रोडक्ट है, नीड लैक ऑफ बिजनेस मॉडल 17%, पुअर मार्केटिंग 14%, इग्नोर कस्टमर। आप देखो 42% रीजन तो ये था कि आपने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसकी मार्केट में डी नहीं है, और पुअर मार्केटिंग जो है सोने पे सुहागा। 14% कारण वो है। कस्टमर को इग्नोर करते हैं, बस अपनी लगाने में चले हैं। सुनो कस्टमर की। पीयूष बंसल जो लेंसकार्ट के ओनर है, वो तो कस्टमर ऑब्सेशन है। माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल देते हैं, कस्टमर ऑब्सेशन है। कहते हैं कि कस्टमर की सुनो भाई, वो तुम्हारी सुनेगा। उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को जितनी तेजी से इवोल्व कर सकते हो ना, उतनी तेजी से मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट एस्टेब्लिश होगा। प्रोडक्ट की टाइमिंग मिस हो जाती है, सर्दियों का माल गर्मी में, गर्मियों का माल सर्दी में, बनाने में इतना टाइम लगा दिया। फोकस की कमी एक अनदर रीजन है। डिसहार्मनी ऑफ टीम एंड इन्वेस्टर। टीम के अंदर ना डिसीजन मेकिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इन्वेस्टर कुछ कहता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर कुछ कहता है, आपस में हार्मनी है नहीं। तो ये कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट क्यों ना हो, कितनी भी मार्केट में डिमांड ना हो, आपस में कुछ ऊंच नीच हो गई ना, भारत पे के अंदर हो गया ना, आपस में उनका चक्कर पड़ गया। चलो वो एक कंट्रोवर्शियल इश्यू, बाद में आएंगे। पिवट गोन बैड, लैक ऑफ पैशन, बैड लोकेशन, नो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है उसके अंदर, वो ठीक है पैसे लगा दिए, ध्यान ही नहीं दे रहे, फॉलो भी नहीं कर रहे, मेंटरशिप भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो भी एक कारण बन जाता है बिजनेस के वेस्ट हो जाने का। कई लीगल चैलेंजेस हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के। कोई कोई नेटवर्क और एडवाइजर को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बर्न आउट हो जाते हैं। और फेलियर टू पिवट, मतलब कि अपनी स्टैंडिंग बनाने के अंदर दिक्कत आती है। ये ना, ये रीजन है। अब क्या करना है? ये रीजन मैंने आपको लिख के दे दिए, फोटो खींच लो इसकी, स्क्रीनशॉट ले लो, तो बाकी प्रेजेंटेशन तो मिल ही जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना। पॉइंट मैंने क्या दिया आपको यहाँ पे? पॉइंट मैंने यहाँ पर ये दिया कि आपको ना एकदम पूरी तरह से क्लैरिटी हो चुकी है किस चीज की। ये मेजर कारण है। अब देखो एक बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है कि जब आप मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन सब पॉइंट का ध्यान रखोगे, रखोगे ना इन सब पॉइंट का ध्यान। इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए ही आपने इन्वेस्ट करना है। बहुत बड़ा पॉइंट मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, बहुत बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया मैंने आपको यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि देखो, ग्लोबल यूनिकॉर्न क्लब की इंडस्ट्री को अगर हम देखें ना, अब यूनिकॉर्न कौन होता है? यूनिकॉर्न वो होता है जिस बिजनेस की वैल्यूएशन 7,500 करोड़ पहुंच चुकी होती है, यानी कि 1 बिलियन पहुंच चुकी होती है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो यानी कि वो बिजनेस आया और छा गया मार्केट के अंदर। आपको मालूम है, हर 9 दिन में एक नया यूनिकॉर्न पैदा हो रहा है इंडिया के अंदर, हर 9 दिन के अंदर। जो लास्ट का ट्रेंड दिख रहा है, बहुत यूनिकॉर्न बन रहे हैं, स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो आमतौर पे रुझान कहाँ पर है? देखो 21% जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, स्टार्टअप नहीं आ रहे, यूनिकॉर्न जो बन रहे हैं, वो ई कॉमर्स और मार्केट प्लेस में बन रहे हैं। 16% इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, और 14% फिनटेक है। 9% बिग डाटा से रिलेटेड, हेल्थ केयर 7%, हार्डवेयर 6%, ऑन डिमांड
6%। सोशल 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 प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं ना, सोशल से रिलेटेड, वो 6%। साइबर सिक्योरिटी वाले, मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड सर्विस वाले, एडटेक, मीडिया, क्लोथिंग एंड अपैरल्स, और बाकी फिर लगा लो 2%, 1%, 1%, जैसे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज, ग्रीन टेक, अदर ट्रांसपोर्टेशन, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल रियलिटी। ओके, ये वाले एरियाज हैं जिसके अंदर यूनिकॉर्न जो रिसेंटली बने हैं, एक मैंने आपको एनालिसिस दिखाया है। तो आपका ये ध्यान जा रहा है कि कौन से सेगमेंट में, कौन से एरिया पे आपको फोकस करना है। फिनटेक पे कर रहे हो, टेक्नोलॉजी पे कर रहे हो, मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स, हार्डवेयर, सोशल, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल सॉफ्टवेयर सर्विस, किस तरह के स्टार्टअप के ऊपर आप फोकस करने वाले हो, फैसिलिटीज के ऊपर करने वाले हो, क्या एजुटेक के ऊपर करने वाले हो। आया ना पीछे एडुकॉम। ओके, बायजूस ने भी किया था, आ जाओ। तो ये द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडस्ट्री का आपको मैंने ट्रेंड दिखाया। और ये देखो जरा, ये देखो, आज की डेट में आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहां से निकल रहे हैं। ये देखो, यूनाइटेड स्टेट ने ना, यूएस ने पूरा का पूरा कब्जा कर रखा है। 70%, 70% जो यूनिकॉर्न क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर एक उन्होंने ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया है कि बस दबा दबा के ना बिजनेस ओनर नए नए आइडियाज ले रहे हैं और वहां पे इन्वेस्टर कर रहे हैं और वो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जितने यूनिकॉर्न बनते हैं, 70% यूनाइटेड स्टेट वाली कंपनियां फटाक से ग्लोबल हो जाती है। मेंटरशिप भी अवेलेबल है। यूनाइटेड किंगडम का कंट्रीब्यूशन 6% का है, जर्मनी 6%, ऑस्ट्रेलिया 4%, इंडिया 4%। जो पूरे विश्व के अंदर यूनिकॉर्न बन रहे हैं उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 4% का है। अब बताओ, आपके शामिल हो जाने के बाद कितना होने वाला है, कितना होने वाला है, बनने वाला नंबर 1। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी। अब देखो, चाइना के अंदर आपको मालूम ही है, वहां पर तो जो 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 इन्वायरमेंट है ना, वो स्टार्टअप वाला, वो एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है चाइना की, अगर आप स्टडी करोगे तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल को ऐसे नहीं बढ़ने दे रहे, छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ने दे रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है चाइना के अंदर। तो यूनिकॉर्न जो बन रहे हैं, तो चाइना क्या कर रही है, 2%, फ्रांस 2%, फिर सिंगापुर 2% और स्वीडन 2%। ये एक ओवरऑल आपको बताया गया है कि जितने यूनिकॉर्न बने, किस कंट्री ने कितने यूनिकॉर्न प्रोड्यूस किए हैं ऑन एन एवरेज। बाकी और कंट्री से छोटे 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 छोटे, इंडिया का मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। तो ऐसा क्या नहीं है इंडिया के अंदर, चारों की चारों चीजें तो है यहाँ पे। पॉपुलेशन भी है, कंजम्पशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और एंटरप्रेन्योर वाला एस्पेक्ट भी है। तो ये 70% यूनाइटेड स्टेट दिखाई दे रहा है ना। और इनके इनके जो चलते हैं ना, जो यूनिकॉर्न आते हैं, बेचते हम ही को ही है बेचते सारा माल हम ही को ही, हम खरीदने वाले बने हुए हैं। कंजम्पशन हमारी बहुत बड़ी है। टेक्नोलॉजी माय डियर फ्रेंड बहुत बड़ी इनसाइट में आपको प्रोवाइड कर दी है। नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया एंड यू। आपके और इंडिया के लिए टाइम आ चुका है, जब आपने ना इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, किन सब बातों का ध्यान रखते हुए, कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से फेल होते हैं, तो उनका ध्यान रखना है ना। आपने पूरा डीप डाइव स्टडी करना है और नेक्स्ट लेवल पे स्टडी करना है। आज मैंने आपको इस पर्सपेक्टिव को दिया है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है और मनी प्रोवाइड करनी है इन द एरिया ऑफ द आइडिया। इस 98% के गैप को किसने पूरा करना है, आप ही ने पूरा करना है। जो एंजल इन्वेस्टर खास तौर पे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, सिलिकॉन वैली यहाँ बैठे हुए हैं, अब समय आ गया है कि उसको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि आप भी तो एंटरप्रेन्योर हो और जस्ट मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्ट कैसे करते हैं इसकी मेंटरशिप भी, इन्वेस्ट जिसमें करोगे उसकी मेंटरशिप भी। ये जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई। अब देखना, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के स्किल जो है वो अबंडेंस अबंडेंस की अवेलेबल है। और अब बोलो, कैन आई ट्रस्ट फाउंडर ऑफ स्टार्टअप। तो आपने किसको ट्रस्ट करना है, आपने फाउंडर के पैशन को ट्रस्ट करना है। आपने फाउंडर की नॉलेज को, स्किल को, उसके काम करने के तरीके को, और उसने जिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है उसको ट्रस्ट करना है। उसको ट्रस्ट करना है, किस किस कारण से ये फेल हो जाते हैं। कोशिश करनी है कि उस बिजनेस के अंदर कहीं ये वाली चीजें मिसिंग तो नहीं रही है, उस चीज के बेसिस के ऊपर आपने लेके आना है। तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए आंसर हो गया कि कैन आई ट्रस्ट फाउंडर ऑफ स्टार्टअप। तो यहां पर किसको आपने ट्रस्ट किया कि ये बिजनेस वाकई ही प्रॉब्लम सोल्व करने वाला है क्या। ये बिजनेस एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला और बड़े तरीके से सोल्व करने वाला है।
प्रॉब्लम बिग होनी चाहिए और सॉल्यूशन भी उसका बहुत बड़ा बिग होना चाहिए। उसने तो यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपने सिस्टम को, आइडिया को, पैशन को, टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट करना है और वहां पर जाओ। अगर 10 में से 7, 6, 5, 4 अगर फेल हो भी जाते हैं, नो प्रॉब्लम। एक सिंगल स्टार्टअप जो है ना, वो आपका ना एवरेज 40 टाइम तक आपकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर देता है। कितना? 40 टाइम, 10 टाइम तो मान के ही चलो। आज आपने इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाई कर दो 10 को, 10 में इन्वेस्ट किया और उसमें से एक भी चल गया तो वो 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो आपकी तो वैसे ही डबल हो जानी है। 2 चल गए 20 टाइम से, 3 चल गए, 4 चल गए। तो यानी कि अब आपको बड़े चूजी और मेंटरशिप के ऊपर ध्यान रखते हुए इस एरिया के अंदर काम करना है। देखो आपका बिजनेस अब ठीक ठाक चल चुका है, इतना पैसा तो आप अपने रिस्क फंड में डाल ही सकते हो। कितने एरियाज हो गए? टोटल 3 एरियाज होते हैं। 50% पैसा आप इन्वेस्ट करते हो रियल एस्टेट के अंदर, 25% पैसा आप इन्वेस्ट करते हो सेफ फंड के अंदर, ठीक है ना? एफडी करा दी। बहुत से लोग एफडी नहीं कराते। चलो, एफडी करा दी, सेविंग में रख दिया, म्यूचुअल फंड में रख दिया, डेब्ट में रख दिया, जहां भी रख दिया। आप कहते हैं 25%, मैं तो जी ऐसे करता हूँ। 50% रियल एस्टेट में, 25% मैं रखता हूँ जी अपना सेफ फंड के अंदर। अब बाकी 25% को बूस्टर लगा दो ना। बाकी 25% बूस्टर कहाँ जाएगा? स्टार्टअप के अंदर जाएगा, इक्विटी में जाएगा, शेयर मार्केट में जाएगा, क्रिप्टो करेंसी में जाएगा, और जो कुछ आप कर सकते हो। तो एक बैलेंस बना के तो चलो। फिर इस पोर्टफोलियो को प्लस माइनस करते रहना। फंड की रिक्वायरमेंट आई तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लैब ले लिया, नहीं तो प्रॉपर्टी का कम किया तो उसको आपने सेकंड या थर्ड कॉलम में डाला। तो पोर्टफोलियो तो आपका फ्लेक्सिबल है, जो कि एकदम परमानेंट वाला पोर्टफोलियो है। वो तो मैंने बता ही दिया आपको। 50% रियल एस्टेट में, 25% सेफ फंड और बाकी 25% रिस्की फंड। वो आपकी वेल्थ का पार्ट है। जब तक ये लेवल आप नहीं आगे लेकर आ रहे तो मल्टीप्लाई कैसे होगी वर्थ आपकी? मल्टीप्लाई कैसे होगी वर्थ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो के मैशूजा क्वेश्चन आया मिस्टर जगमोहन सिंह, यू शुड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एंजल इन्वेस्टर। यस, यस, वी ऑलरेडी हैव ए प्लेटफॉर्म फॉर द एंजल इन्वेस्टर। जो कोई उसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे से 1-to-1 बात कर सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, माइंडसेट की क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर किसी एल्डर ने सजेस्ट कर दिया या किसी ट्रस्टेड सोर्स ने बोल दिया, वो वाली बात नहीं है। आपको इंडिया के लिए काम करना है और रियल इंडिया को बाहर निकाल के लेके आना है, ताकि अब ना इंडिया जो है स्टार्टअप के अंदर सबसे बड़ा एक एरिया निकल कर आ रहा है। क्योंकि जहां ह्यूमन बीइंग होंगे, जहां पॉपुलेशन होंगी, वहां प्रॉब्लम भी होंगी, उसके सॉल्यूशन भी होंगे। तो क्यों शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ में ये सब कुछ? आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप फ्लड करें अपनी बिजनेस को और लाइफ को विद दी कंसिस्टेंट कैश फ्लो। देखो, मैं आपको मिलेनियर और बिलियनियर के डिजाइन देता रहता हूं ताकि आप कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑफ योर लाइफ। और टेक्निकल डिपेंडेंसी नहीं है। तो आप जेएससी ऑनलाइन पर भी जाते हो, कोई क्वेश्चन अभी आपका लाइव राइट नाउ जो पार्टिसिपेंट है, आपका क्वेश्चन है तो पूछ लो। इट्स अ टाइम टू डिस्कस, इट्स टाइम टू आस्क। या अब आप लिखो, आज का सेशन कैसा रहा आपके लिए? कुछ नया पर्सपेक्टिव ओपन हुआ आपके लिए? कुछ नया एस्पेक्ट हुआ? हाउ वाज द सेशन फॉर यू? डिड यू रियली गेट द वैल्यू? जो लोग ऑनलाइन है तो प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। कोई क्वेश्चन आ रहा है, पॉइंट आ रहा है आपके माइंड के अंदर, यू कैन डेफिनेटली आस्क दैट क्वेश्चन। और जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखने वाले हैं ना, तो वो रिकॉर्डिंग जब देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कर देना, मुझे भी आप आस्क कर लेना अपने क्वेश्चन को, एंड आई विल गेट बैक टू योर ऑल दोज क्वेश्चन। दिस इज इट आई वांटेड टू ब्रिंग फोर्थ इन योर लाइफ। ओके, तो अब आ जाते हैं चैट बॉक्स पे, क्या बातचीत चल रही है। गुड सेशन, न्यू आइडिया, थैंक यू सुशील धवन जी। New idea not only in terms of investing in startup but also to review। आप अगले 3 से 6 महीने ना इस एरिया को देखना ही स्टार्ट कर दो। इस एरिया को देखना स्टार्ट कर दो कि भाई क्या चल रहा है इस एरिया के अंदर।
और आपको ना बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस होंगे, मुझे तो बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार ना मैं सोच रहा होता था कि अगर ऐसा हो जाए ना, कोई ऐसा करना शुरू कर दे, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। देखता हूँ उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई ना कोई स्टार्टअप बिज़नेस ऑलरेडी काम कर रहा है। जैसे इंडिया के अंदर जो है वो लू बाथरूम की बड़ी प्रॉब्लम है रोड के ऊपर, तो किसी ने वो पैकेट वाले बनाने शुरू कर दिए हैं, बाथरूम का सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया है। कईयों ने रेस्ट रूम के अंदर ही कोई ना कोई मोबाइल ऐप के साथ में कनेक्टिविटी करके ऐप बना दिए ताकि आपको पता लगे। मतलब इस लेवल की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए दुनिया अब आगे आ चुकी है। अंकुर जी, thanks for this wonderful session. Thank you, Ankur Kapleshi, for participating. RK Sabharwal ji, informative for future. Absolutely, yes. आपका अपना स्टार्टअप है, आप में इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपका ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, वैल्यूएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। ये बिल्कुल ठीक कहा आर.के. सब्रवाल जी, स्टार्टअप इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब जिस मल्टीप्लाई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बिजनेस आइडियाज आने वाले हैं ना, और आ रहे हैं, दिस इज शेपिंग इंडिया। कहते हैं ना, भारत का जो निर्माण हो रहा है, पिछले 5-7 सालों से जो भारत का निर्माण हो रहा है ना, वो उसी राइट डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय बाय। अच्छा, क्वेश्चन भी आए हैं, रुको जरा, रुको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सुनील जान जी, सर काउंसलिंग में क्या नया होगा? सुनील जी, काउंसलिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का आपके पास पहले तो इस्तेमाल होना होगा। तो जो आप काउंसलिंग करते हैं ना, तो ऑलरेडी आप एक प्रॉब्लम का क्वेश्चन लिखो, उस क्वेश्चन को आंसर करो, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाओ, टेक्नोलॉजी के द्वारा उस प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन को आप 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो बना के पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचा दो। अवेयरनेस में लेके आओ। जिस काउंसलिंग बिजनेस के अंदर आपको, उसके अंदर सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस, तो पहले आपको बहुत डीप लेवल के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करनी है सुनील जी। अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। Thank you, Mukeshji. Thanks for the value created. Thank you. Thank you for your time you are investing with me. Okay, bye. Have a great week ahead. मिलते हैं next Saturday with a new session.